नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा संविधान बना रहे और उसमें हम भारत के लोगों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों पर मंडरा रही सारी बलाएं दूर हों और यही कामना करता हूं, क्योंकि इस संविधान में सारे भेदभावों को दूर करने और समानता स्थापित करने की सोच है, जिसकी बदौलत हमारा गणतंत्र मजबूत हुआ है। लेकिन अब गणतंत्र दिवस और संविधान भी राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार में जिस तरह विपक्ष से नफरत का इजहार खुलकर हो रहा है, उसकी नई मिसाल आज की परेड में देखने को मिली है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया। मोदी सरकार पहले भी राहुल गांधी को जानबूझकर अपमानित करने का ऐसा काम कर चुकी है। इसीलिए आप याद कीजिए कि राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, जबकि 2024 के 15 अगस्त के कार्यक्रम में, ये देखिए, ये आज की तस्वीर है, राहुल गांधी को कहाँ बैठाया गया? तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में बैठाया गया है। सामने यहाँ ताली बजाते हुए कृषि मंत्री देश के और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, लेकिन पीछे राहुल गांधी हैं, बिल्कुल पीछे, और उधर उनके बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं आपको। और ये पहली बार नहीं हुआ। आखिरी पंक्ति में राहुल गांधी को बैठाया गया था 15 अगस्त को लाल किले पे, और उसके बाद पिछले साल राहुल गांधी नहीं गए थे 15 अगस्त के कार्यक्रम में। तब बीजेपी ने खूब सवाल उठाए थे और कि आखिर राहुल गांधी 15 अगस्त के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए जब पिछली बार नहीं गए तो। लेकिन बीजेपी ये भूल जा रही है कि उसने राहुल गांधी के साथ किया क्या, और आज शामिल हुए राहुल गांधी तो उन्हें तीसरी लाइन में बिठाकर बीजेपी ने अपना ओछापन दिखा दिया है। आपको बता दूं कि यूपीए शासनकाल में जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, उसमें वरिष्ठ भाजपा नेता, ये तस्वीर भी देख लीजिए और बहुत गौर से देखिए इस तस्वीर को, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पहली पंक्ति में जगह दी जाती थी। लेकिन वो दौर नफरत की राजनीति का दौर नहीं था। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि राहुल गांधी को गणतंत्र दिवस के मौके पर आगे की पंक्ति में नहीं बिठाया गया, ये दुखद है। नेता विपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है, इन्हें शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देश की सारी परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि जो मुख्य विपक्षी दल का नेता हो, उन्हें इस तरह के सरकारी समारोह में दूसरी या तीसरी लाइन में बैठाए गए हों। ये बात यहां आप देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के अपमान पर कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, लेकिन क्या बीजेपी कभी परंपराओं का पालन करेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर, सवाल पद्म पुरस्कारों पर भी उठ रहे हैं। कल हम लोग इसी कार्यक्रम में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों ने पद्म पुरस्कारों की थी, लेकिन आज इसकी चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने चुनावी राज्यों पर तो मेहरबानी दिखाई ही है, लेकिन अपने वैचारिक विरोधियों को भी पद्म पुरस्कार देकर मोदी ने बड़ा राजनीतिक दांव चला है। आपको बता दें कि इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए हैं, जिनमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल हैं। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। और इस बार चुनावी राज्यों में 13 पद्म पुरस्कार तमिलनाडु को मिले हैं। चुनावी राज्यों में से तमिलनाडु 13 पद्म पुरस्कार, इसके अलावा पश्चिम बंगाल को 11, केरल को 8 पद्म पुरस्कार मिले हैं। वहीं असम में 5 और पुदुचेरी में भी 1 पुरस्कार गया है, जिसके बाद मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने क्या कुछ लिखा है वो भी आपको दिखाता हूं। कार्ति चिदम्बरम सोशल मीडिया के जरिए अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली होती तो सरकार के लिए पद्म पुरस्कार विजेताओं का चयन करना कितना जटिल होता। अब ये बहुत आसान है, बस चुनाव वाले राज्यों से व्यक्तियों का चयन करें। वहीं कुछ व्यक्तियों को दिए गए पद्म पुरस्कार पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम के दिग्गज नेता रहे वीएस अच्युतानंद को पद्म विभूषण दिया गया है। 5 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं, उनमें से 3 तो केरल को ही, और उसमें से 1 वीएस अच्युतानंद को भी दिया गया है, और जबकि वो संघ की विचारधारा के कट्टर विरोधी रहे हैं। वहीं सीपीएम की नीति है वो सरकार से पुरस्कार न लेने की रही है। केरल के पहले मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद ने 1992 में पद्म विभूषण लेने से मना कर दिया था। 2008 में चर्चा थी कि सीपीएम के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को भारत रत्न दिया जाएगा। 2008
यानी मनमोहन सिंह की सरकार। लेकिन ज्योति बसु ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेने से साफ मना कर दिया था। बाद में उन्हें उनके उत्तराधिकारी और बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पद्म भूषण का ऑफर यह कहकर ठुकरा दिया था कि ये उनकी पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। हालांकि वीएस अच्युतानंद के बेटे वीए अरुण कुमार ने कहा है कि ये देश की ओर से मान्यता है, ये अमूल्य है और परिवार इसे बड़े गर्व के साथ स्वीकार करता है। यानी इनका परिवार इस अवार्ड को स्वीकार कर रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, इसके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिया गया है। यह पुरस्कार उनके बेटे हेमंत सोरेन की जेल और झारखंड में भाजपा की हार के करीब 2 साल बाद आया है। लेकिन इस पर पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रख रहा हूं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी आदिवासी अस्मिता, अधिकार, पहचान के प्रतीक हैं। उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। पद्म भूषण देना मोदी सरकार की आदिवासी समाज के प्रति हीन भावना का परिचायक। आज़ादी के बाद का सर्वोच्च आदिवासी राजनेता संथाली संघर्ष संस्कृति अर्थात गुरुजी सम्मान के मोहताज नहीं। इनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्मान के मोहताज नहीं, ये यहाँ पर पप्पू यादव कह रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण से नवाजा गया है और पद्म भूषण देने पर विवाद खड़े हो गए हैं। संजय राउत ने तो सीधे महाराष्ट्र का अपमान बताया है। महाराष्ट्र का अपमान इसलिए बताया है क्योंकि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे भगत सिंह कोश्यारी, और उस समय क्या कुछ हुआ था वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले संजय राउत को जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं इस मसले पे। नहीं, महाराष्ट्र संतुष्ट नहीं, ये मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। कोश्यारी जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उनके कार्यकाल में जिस तरह से पार्टी को तोड़ा गया, उनकी प्रेरणा से पार्टी तोड़ गई हमारी। ये राज्यपाल का काम नहीं। राज्यपाल राजभवन एक राजनीतिक अड्डा बनाया था कोश्यारी जी ने। संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करके एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे व्यक्ति को आप लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करने के लिए इनाम देते हो पद्म भूषण का, तो महाराष्ट्र को ये मंजूर नहीं। दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो डेप्यूटी है, उसने प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, निषेध करना चाहिए। यही कोश्यारी जी है। राज्यपाल पद पर रहते हुए ये महाशय ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान किया था और महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का अवमान किया था। ऐसे व्यक्ति को आप पद्म भूषण देकर उसकी इनाम देते हो, हमें मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र की जनता दुखी है, आहत में है और उसके लिए हम जरूर। तो सुन रहे थे कोश्यारी को लेकर यहाँ संजय राउत जो बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो उस आरोप पर खुद कोश्यारी ने क्या कुछ कहा है जरा उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन विवाद क्या है, थोड़ी बहुत बातें आपने अभी सुन ली, थोड़ी चीजें और आपके सामने रख दूंगा। लेकिन पहले सुनिए यहाँ कोश्यारी को। संजय सिंह राउत उन्होंने बोला है कि क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अब देखिए, मैं कोई मेरी प्रशंसा करे, कोई मेरी निंदा करे, इसके लिए मैं काम नहीं करता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मेरे लिए भारत माता सब कुछ है, उसी के लिए हम काम करते हैं, उसके संतानों के लिए काम करते हैं और उसके लिए करते रहेंगे। अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अगर उनको बुरा लगता है तो। काली टोपी संघ के स्वयंसेवक हैं और कह रहे हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, आपको बता दूं कि राज्यपाल रहते कोश्यारी के काल में कई विवाद हुए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बताया था, जिस पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर भी की गई उनकी टिप्पणी ने भी विवाद खड़ा कर दिया था।
2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को सुबह सुबह शपथ दिलाने का मामला भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तब 72 घंटे में फडणवीस की अल्पमत सरकार गिर गई थी। इन तमाम वजहों से महाविकास अघाड़ी से उनका टकराव होता रहा और अब उन्हें पद्म पुरस्कार देने से फिर से मोदी सरकार पर महाराष्ट्र का अपमान करने का आरोप लग रहा है। और सुन लिया भी आपने संजय राउत को। गणतंत्र दिवस हमेशा से खुशी और गर्व का दिन हुआ करता था, चाहे विदेशी मेहमानों का चयन हो या गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियां हों या पद्म पुरस्कार हों। इन पर सार्थक सकारात्मक चर्चाएं हुआ करती थीं, लेकिन मोदी राज में इन सब पर सियासी गुणाभाग होने लगा है। लिहाजा राष्ट्रीय पर्व का दिन विवादों से भरा रहने लगा है। और आखिर क्यों ये दिन विवादों से, चाहे वो 26 जनवरी हो यानी आज का दिन या 15 अगस्त हो, आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार देश की सारी परंपराओं, सुनहरी यादों और रिवाजों को विवादों की खाई में धकेल रही है। कैसे यहां से मुश्किल में मोदी सरकार है और कैसे यहां राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है और खुलेआम साजिश रची जा रही है। मामला सिर्फ तीसरी पंक्ति में राहुल गांधी को बिठाने का नहीं है, मामला इससे आगे का भी है। और इससे यहां साफ दिखाई देता है कि विपक्ष के नेताओं के साथ मोदी सरकार आखिर क्या करना चाहती है और किस हद तक जाना चाहती है। इसकी एक बानगी मात्र है जब आप पब्लिकली किसी को इस ढंग से आप बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। आइए